तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ब्रिज रेक्टिफायर का टॉपिक कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फिल्टर, क्योंकि जब आप एक पावर सप्लाई जब भी डेवलप करते हैं, जब भी एक पावर सप्लाई आप बनाते हैं, तो उसके जो मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 ट्रांसफार्मर, इसका काम क्या होता है, स्टेप डाउन करना। ठीक है, 220 वोल्ट हमारे घरों में नॉर्मली आते हैं, तो उसको 12 वोल्ट या 6 वोल्ट या 4 वोल्ट या 3 वोल्ट जिसमें भी कन्वर्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट, स्टेप डाउन करना। अभी तक एसी में ही रहता है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है रेक्टिफाई करना। मैंने आपको एसी करंट की जो करेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो 3 बताई थी। नंबर 1 चेंज ऑफ डायरेक्शन, नंबर 2 चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, नंबर 3 चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड चेंज होने का रेट है उसका चेंज, मैग्नीट्यूड का चेंज और चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये 3 चीजें होती हैं। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा है, चाहे वो सेंटर टेप रेक्टिफायर हो, ठीक है, या ब्रिज रेक्टिफायर हो, या इवन हाफ वेव रेक्टिफायर हो, वो जस्ट एक ही टास्क परफॉर्म करता है। टास्क क्या होता है, जस्ट टू रिमूव द चेंज ऑफ डायरेक्शन। क्या करता है बेटा रेक्टिफायर, जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है इसे खत्म करता है। जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहले समझा चुका हूँ, ये जो वेव होती है इसका एक मतलब होता है। इसका मतलब होता है, इससे मतलब क्या होता है देखिएगा जरा। ये जो इसका मतलब है, इट मींस ये जो लाइन से ऊपर है, अगर ये आप राइट वर्ड डायरेक्शन लेते हैं, जो लाइन से नीचे है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। और ये जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका मतलब है करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। और जो इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वोल्टेज चेंज हो रहा है बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। वो उसकी वैल्यू सबसे, अब गौर से देखिएगा, जो बात मैं की पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये आपको कहीं बड़ी मुश्किल से मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। नंबर 1 सर, हाँ बोले सर स्टूडेंट्स को अलाउ कर दीजिए। बेटा, कर तो दिया मैंने, अलाउ कर दिया मैंने। नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, कर्सर नजर आ रहा है ना, बताइए क्या वैल्यू है यहाँ पर वोल्टेज की। हेलो, 0। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, जैसे टाइम बढ़ता है वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप इसका स्लोप फाइंड करें, आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ मिलेगा और सबसे कम स्लोप कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर कर्सर नहीं मूव कर, कर्सर नहीं नजर आ रहा सर। लेट्स सपोज ये आपके पास, एक मिनट, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये स्लोप 0 है, ये स्लोप 90 डिग्री है। ठीक है, अब बताइए जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जाता है, जैसे एंगल कम होता जाता है वैसे वैसे स्लोप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। गौर से देखिए, अगर मैं इसको और जूम कर सकूं, मैं देखता हूं कितना जूम होता है। और से देखिएगा यहाँ पर स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, एक 0 हो जाता है ना, एकदम तो 0 नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता 0 होता है ना। इसका मतलब अगर इस तरफ बढ़ेंगे स्लोप पॉजिटिवली बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता है, यानी कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है वोल्टेज बढ़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, जब आप स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्टिंग में मोबाइल पे जरा तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी बाइक की 0 होती है, बट अगर आप रेस देते हैं बहुत तेजी से स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे बाइक आपकी तेज होती जाती है वैसे वैसे बाइक की वेलोसिटी तो बढ़ती जाती है बट एक्सेलरेशन कम हो जाता है। एक वक्त आता है आपकी बाइक मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाती है, उस वक्त एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, आपकी बाइक की फर्दर स्पीड में कोई इजाफा नहीं होता। होता है कि नहीं होता ऐसा, बाइक हो गाड़ी हो जो भी आप चलाते हैं। हेलो, ऐसे ही होता है ना? यस सर। यानी कि यूं समझे कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, वेलोसिटी पीक पर आ गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया।
इसके बाद फिर से वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अब ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चेंज ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यूं समझे कि आपने एक पॉइंट ए लगा लिया, एक पॉइंट बी लगा लिया, दूर दूर फासले। आप पॉइंट ए से शुरू करते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। अब आप बाइक को मोड़ते हैं, फिर से स्पीड बढ़ाते जाते हैं, फिर आप ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, वापस पॉइंट ए पर पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो आप पॉइंट ए से चले थे, पॉइंट ए से बी पर आए, बी से वापस ए पर चले गए, साइकिल कंप्लीट हो गया। हेलो, Yes, sir. sir. बोले बेटा। तो ये आपके पास ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीका होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को इस तरह से शो करते हैं। अब यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ पर चेंज ऑफ डायरेक्शन खत्म हुआ है, अब चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड तो एज इट इज है कि नहीं है? यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी भी है, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है। जो चीज खत्म हुई वो क्या है? चेंज ऑफ डायरेक्शन। पहले क्या था, आप जा रहे थे, वापस आ रहे थे। अब क्या है, आप जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। ठीक है, यानी कि समझाना अगर मैं चाहूं, पहले इस तरह से था। गौर से देखिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहले आप जा रहे थे, यानी कि 0 स्पीड से चले, स्पीड बढ़ना शुरू हुई, फिर आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, पॉइंट बी पर पहुंच गए। इसके बाद यू टर्न लिया, फिर से स्पीड बढ़ाना शुरू की, इसके बाद ब्रेक लगाना शुरू किया, पॉइंट ए पर जाकर रुक गए, फिर से यू टर्न लिया। ये प्रोसेस था। अब क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। आपने स्पीड बढ़ाना शुरू की, ठीक है, और ब्रेक लगाया, पॉइंट बी पर पहुंच गए। इसके बाद फिर स्पीड बढ़ाना शुरू की, ब्रेक लगाया, पॉइंट सी पर पहुंच गए। इसके बाद फिर स्पीड बढ़ाना शुरू की, ब्रेक लगाया, पॉइंट डी पर पहुंच गए। फिर स्पीड बढ़ाना शुरू की, ब्रेक लगाया, पॉइंट ई पर पहुंच गए। आगे समझ में? देखिए, करंट 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया, वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, पीक तक गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, 0 हो गया, फिर से बढ़ना शुरू हुआ उसी डायरेक्शन में, पीक तक गया, फिर से डिक्रीज होना शुरू हुआ, 0 हो गया, फिर से बढ़ना शुरू हुआ, पीक तक गया, वापस डिक्रीज हुआ, 0 हो गया। आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? सर ये अभी तक है ना रेक्टिफायर का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, अभी तक रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। रेक्टिफायर ने जस्ट क्या किया, चेंज ऑफ डायरेक्शन खत्म कर दी है, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया। इंटर Yes, तक आपको sir. बताया गया है कि अब आपका जो पावर था वो ऑल्टरनेटिंग से डायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब आप हायर बुक्स में यानी कि थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा, आप क्या बताया जाएगा, आप ये नहीं कहा जाएगा कि ये एसी है, अभी तक ये कहा जाएगा कि ये है तो डीसी, बट इसमें बिहेवियर अभी तक एसी वाला है। बिहेवियर क्या अभी तक इसमें एसी वाला है। फिर हम सोचेंगे कि भैया जी ये डीसी हो गया लेकिन बिहेवियर एसी वाला है, तो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इसका बिहेवियर अभी तक जो है वो एसी वाला है? तो हमें नजर आएगा कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली वैरी कर रही है। क्या कर रही है? मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली वैरी कर रही है। ये देखिएगा, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये वो चीज है इसको हमने खत्म करना है, इस वेरिएशन को हमें कम से कम करना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? अगर हम किसी तरह इस वेरिएशन को यूं कर दें तो बताइएगा वेरिएशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेरिएशन कम होकर इतना रह जाएगा। पहले वेरिएशन कितना है? अभी तक वेरिएशन इतना है। अगर ये इसके मुकाबले में इतना हो जाए तो वेरिएशन कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। फिल्टर का मतलब ये है सीधा सीधा कि रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई आदमी आए गड्ढों में मट्टी डाल दे। क्या डाल दे? गड्ढों में मट्टी, लेकिन पूरी तरह गड्ढे ना भरे। तो पहले जब आप अपनी गाड़ी में जाते थे तो ज्यादा जंप्स लगते थे। अब क्या हो जाएगा, जंप खत्म नहीं हुए लेकिन जंप्स कम हो गए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग इन टर्म्स ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल करंट के केस में इसे हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं। सर डीसी से एसी में जाने के लिए भी रेक्टिफायर का इस्तेमाल होता है? नहीं, इन्वर्टर का, वो उसका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, वो आपके इसमें नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो ये देखिएगा, बोले। कन्वर्टर पे सर, कन्वर्टर का क्या काम होता है सर? कन्वर्टर, देखिए उसके लिए इन्वर्टर। इन्वर्टर होता है बेटा। इन्वर्टर आमतौर पे पता कब लगता है, जब आप घर में यूपीएस लगाते हैं ना, उसमें इन्वर्टर लाजमी यूज होता है, इसलिए कि उसमें ये वाला पार्ट भी होता है। कौन से वाला? ये वाला पार्ट भी होता है, रेक्टिफायर वाला पार्ट भी होता है, जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में आता है उसको आप रेक्टिफाई करके बैटरी में स्टोर कर रहे होते हैं। आगे समझ में? जब आप स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक नहीं होता है, शट डाउन हो, बिजली नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं, वो जो बैटरी में स्टोर्ड पावर है डीसी फॉर्म में, हम उसको यूज करते हैं। क्योंकि हमारे घर की सारी चीजें तो एसी इनपुट लेती हैं, तो हम मजबूर हैं कि वो जो बैटरी में स्टोर्ड पावर है, जो डीसी पावर है, उसको हम क्या करें, वापस एसी में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर। अच्छा, जो अच्छे बहुत ही आला क्वालिटी के इन्वर्टर, देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एसी जो है प्योर साइन वेव होता है, यानी कि स्मूथ वेरिएशन होता है। क्या होता है? स्मूथ वेरिएशन। स्मूथली करंट बढ़ रहा है, स्मूथली कम हो रहा है, ऐसे ही है कि नहीं है? लेकिन जब क्या स्मूथ है, साइन वेव में स्मूथ वेरिएशन होता है, लेकिन जब आपके घर का जो इन्वर्टर है वो एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत लो क्वालिटी का होगा। वो क्या करेगा, स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का इन्वर्टर होगा। आगे समझ में? चेंज ऑफ डायरेक्शन वापस जनरेट हो गया। आप थोड़े से और ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, क्या करेंगे, थोड़े से और ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपको इस तरह का आउटपुट जनरेट करके देना शुरू कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो वो आपको इस तरह की वेव बना कर दे देगा। तो थोड़ा सा ड्रॉ करने में ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है तो बहुत अच्छी, यहाँ पर पूरा आगे समझ में। आप थोड़े से और पैसे खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो स्लोप है ना, वो एग्जैक्टली साइन वेव तो नहीं बना पाएगा, लेकिन नियर टू साइन वेव, यानी कि वो इस पोजीशन में आपको ले आएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आपने देखा होगा जिन लोगों के घर में यूपीएस है, जब जब यूपीएस पे आपके फैन चल रहे होते हैं, उनमें हमिंग की आवाज आती है कि नहीं आती? यस सर, आती है। वो वजह आवाज क्यों आती है? नंबर 1 ये देखिएगा, ये जो शार्प वेरिएशंस होते हैं ना, इन शार्प वेरिएशंस की वजह से उनमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ इंडक्शन की वजह से उनमें हमिंग की आवाज आती है। आपको पता है कि आप अगर यूपीएस पे अपने पंखे चलाते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइफ कम हो जाती है उनकी, सिर्फ इन पॉइंट्स की वजह से। क्योंकि यहाँ जो शार्प वेरिएशंस आते हैं ना, इनको आप अवॉइड करना चाहते हैं। ज़ाहिर एकदम बड़ा वेरिएशन है ना, ये बिल्कुल ऐसे है, ये बताइए कि जिस तरह से आपको एकदम कहा जाए कि ऊंची दीवार पे, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, एक ऊंची दीवार, आपसे कहा जाए जंप लगा के इस पे चढ़ जाए, आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये एक स्टेयर बना दी जाए, क्या हो जाएगा, आप इजीली चढ़ जाएंगे। अगर आप स्टेयर की ये स्टेप छोटे कर देंगे तो छोटा बच्चा भी आराम से चढ़ जाएगा। अगर आप स्टेप और छोटे कर देंगे तो क्या होता जाएगा, स्लोप कम होता जाएगा। आपने देखा होगा ये जो कराची में फ्लाईओवर्स बने थे, अक्सर फ्लाईओवर के साथ एक रैम्प बनाया जाता था। क्या बनाया जाता है? रैम्प बनाया जाता है। इसकी लंबाई बहुत लंबी होती है। वो किस लिए होता है? बाइक वालों के लिए होता है? नहीं, वो बाइक वालों के लिए नहीं होता। अगर आप इवन बैंक्स वगैरह में जाएं, वहां पर भी आपने देखा होगा जो सीढ़ियां तो होती हैं, साथ में छोटा सा रैम्प भी होता है। या तो स्टेप्स बहुत छोटे रखे जाते हैं, वो स्पेशली बड़े बूढ़ों के लिए होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए होता है, क्योंकि वो ज्यादा पावर नहीं लगा सकते ना। तो जब आप स्लोप कम करते हैं तो पावर कम रिक्वायर्ड होता है।
फर्क क्या होता है, बात वो ये, आप ये समझे कि आप ज्यादा पावर यूज करेंगे कम टाइम में वही वर्क हो जाएगा, आप लेसर पावर यूज करेंगे काम उतने होगा बट टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ऐसा है कि नहीं है? ठीक जी है, सर। तो यह समझ में आ गया कि फुल वेव एसी इनपुट आएगा, आप स्टेप डाउन या स्टेप अप करेंगे, इसके बाद आप रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई के बाद आप फिल्टर करेंगे। तो हम कल छोड़ा यहाँ पर था कि हम फिल्टर कैसे होता है, हम वो चीज डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर थे ना, ये डायग्राम थी, यस सर। मैंने बताया था कि एक सिंपल कैपेसिटर ये फिल्टरिंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो आमतौर पे तो आपने कैपेसिटर के बारे में यही पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है ये चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। बिल्कुल, यहाँ बेसिक ऑपरेशन तो इसका क्या है, यही है कि ये चार्ज और डिस्चार्ज होता है। बट इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हासिल हो जाती हैं। स्पेशली यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से क्या फायदा हो रहा है हमें ये फायदा हो रहा है कि ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है, सिंक बनता है, जिस वक्त वोल्टेज डाउन होता है ये सोर्स बन के उस वेरिएशन को कम कर देता है। ये देखिएगा, अगर ये कैपेसिटर नहीं होता तो यहाँ वोल्टेज कहाँ जाना था, इनपुट वोल्टेज के साथ यहाँ आउटपुट भी डाउन जाना था कि नहीं जाना था ना। ये देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, T0 से यहाँ तक आ गया, ये देखिएगा वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, 0.7 यहाँ माइनस किया हुआ है क्योंकि यहाँ ड्रॉप होगा ही होगा। ओके, ये वोल्टेज का कैपेसिटर का वोल्टेज है। वी पीक इनपुट से सिर्फ 0.7 वोल्टेज कम है। इसके बाद सर जी बेटा बोलो। स्टूडेंट्स को अलाउ कर दूं। ठीक है बेटा, तो ये देखिएगा, इसके बाद क्या होता है, जैसे इनपुट वोल्टेज डिक्रीज करना शुरू होता है, अगर ये कैपेसिटर नहीं होता तो इसने भी यहाँ क्या होना था, डिक्रीज होना था कि नहीं होना था, डिक्रीज होना था ना। हेलो, यस सर। लेकिन ये कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पर डिक्रीज होने नहीं देता, डिक्रीज होने नहीं देता। और ये नेगेटिव पल्स में तो ये एसी इनपुट को आगे जाने ही नहीं देता, ये कैपेसिटर ही डिस्चार्ज होता रहता है। अब मैं आपने तो पढ़ा होगा टाइम कांस्टेंट, आपको लोअर क्लास में बताया गया होगा, एक फॉर्मूला होता है जो हमेशा, यानी कि जब भी कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो रेजिस्टर तो रास्ते में होता ही है, तो हम एक लिखते हैं टो इज इक्वल टू आर सी, कॉन्स्टेंट लिखा जाता है इसको, आर इंटू सी, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्लो होगी, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होगी, फास्ट होगी। अब ये बताइए, सी की वैल्यू कैपेसिटेंस बढ़ाने से भी प्रोडक्ट बढ़ जाता है, आर बढ़ाने से भी प्रोडक्ट बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस कम करने से भी प्रोडक्ट कम हो जाता है, आर कम करने से भी प्रोडक्ट कम हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लो रेजिस्टेंस लगाएंगे जल्दी डिस्चार्जिंग होगी। ये जो स्लोप है, ये देखिएगा सर, क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो स्लोप है ये यूं होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इससे भी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये स्लोप थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस पे स्लोप बढ़ जाएगा, हाई पे कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर, समझ आइए। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको पावर कम मिलेगा बदले में, क्योंकि आपको पता है पावर दो चीजों से पता चलता है, वोल्टेज एंड करंट। जब आप आर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, वोल्टेज तो मेंटेन होता है बट बदले में करंट कम हो जाता है। तो ये देखिएगा इसका नतीजा क्या होता है, ये एसी इनपुट है, ये फेनोमेना आ जाता है। समझ गए कि नहीं समझे, कि जब तक ये इनपुट वोल्टेज यहाँ तक पहुंचता है तब तक डिस्चार्जिंग होती रहती है। इसके बाद इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाते हैं, यानी कि 0.7 का डिफरेंस होता है दोनों में। इसके बाद कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ये जो इनपुट है अगेन सोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है इसके लिए, सोर्स बन जाता है। जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है ये सोर्स बना रहता है, जब इसका वोल्टेज इससे कम हो जाता है तो ये सिंक बन जाता है। ड्यूरिंग सिंक कैपेसिटर चार्ज होगा, ड्यूरिंग सोर्स कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। क्या बताया मैंने, जो की पॉइंट याद रखने का है कि जब कैपेसिटर सिंक होगा उस वक्त चार्जिंग होगी, और जब सिंक बनेगा, सिंकिंग करेगा कैपेसिटर चार्जिंग होगी,
जब सोर्सिंग करेगा तो डिस्चार्जिंग होगी, और ये जो फेनोमेना है ये डिस्चार्जिंग की वजह से। ओके, ठीक है भाई। हेलो? सर आपने क्या बताया था कि पावर, सिर्फ पावर कम मिलेगी? पावर, मसला ये है कि भी आपके पास देखिएगा टोटल पावर आप थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे देर तक चलेगी, ठीक है, ज्यादा यूज करेंगे जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया आपको, पावर का फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ, IV होता है, ये वोल्टेज है, और यहाँ से जब इस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा, ये आउटपुट है ना आपका, करंट फ्लो करेगा तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है और करंट, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। जब आप R की वैल्यू कम करते हैं तो करंट ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज तो इतना ही होगा जितना कैपेसिटर का वोल्टेज है, अलबत्ता करंट बढ़ जाएगा। जब आप R की वैल्यू बढ़ाएंगे वोल्टेज तो उतना ही होगा जितना कि कैपेसिटर का है, ठीक है, बट करंट बढ़ जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब आप R की वैल्यू बढ़ाते हैं, एक काम करते हैं, मैं V, आपके पास फॉर्मूला है V = IR। अब ठीक है, V की जगह पर V को रिप्लेस कर देता हूँ, क्या बन जाएगा आपके पास, P = I²R। अब ठीक है, हेलो? यस सर। जब आप R कम करेंगे तो I बढ़ेगा, जब आप R बढ़ाएंगे I कम होगा। I का इफेक्ट स्क्वायर में है, I का इफेक्ट क्या है, स्क्वायर में। स्क्वायर का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब है जब आप R कम करेंगे करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब आप R बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा। अब ठीक है? यस सर। सर ये R बढ़ाने से करंट क्यों कम हो जाता है? प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए ना बेटा, I²R है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट P है। अगर P कांस्टेंट है तो जब आप R बढ़ाएंगे तो I कम हो जाएगा, R कम करेंगे I बढ़ जाएगा। ओके, ये देखिएगा बेटा रिपल वोल्टेज। सर R और I एक दूसरे के इनवर्स है। इनवर्स है, R और I एक दूसरे के इनवर्स है, बिल्कुल। यहाँ पर भी देखिएगा R और I एक दूसरे के इनवर्स बनेंगे। जो चीजें सेम साइड पर होती हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होती हैं, ये याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ देखिएगा आपके पास, अब यहाँ देखिएगा जिस तरह R और I एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसी तरह वोल्टेज और I भी एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ देखिएगा ये दिखाया आपको, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का फेनोमेना दिखाया है। आप यहाँ पर क्या है, आपने फिल्टर किया है, यहाँ पर भी फिल्टर किया है, यहाँ रिपल्स ज्यादा बचे में, यहाँ रिपल्स कम बचे में, यहाँ फिल्टरिंग ज्यादा हुई है, यहाँ फिल्टरिंग कम हुई है। तो कम होने की दो वजह है, नंबर 1 या तो आपने कैपेसिटर छोटा लगाया था या आपने रेजिस्टर छोटा लगाया था। ज्यादा होने की दो वजह हैं, या तो आपने कैपेसिटर बड़ा लगाया या आपने रेजिस्टर बड़ा लगाया, दोनों के ज्यादा होने से ही रिपल्स कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड उतना ही रहता है जितना कि इनपुट वेव का होता है, कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा गैप ज्यादा है तो यहाँ पर रिपल्स भी ज्यादा है, यहाँ गैप कम है, दोनों पीक्स में रिपल्स भी कम है। क्या है? रिपल कम है। अगर सेम साइज का कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर रिपल फैक्टर ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर रिपल फैक्टर कम मिलेगा। ये देखिएगा, अब देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर रिपल्स ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्स कम। क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है? सेम स्लोप कैपेसिटर डिस्चार्ज रेट। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज रेट सेम हो, मीन R और C की वैल्यू सेम हो, R और C की वैल्यू क्या हो? सेम हो, ये दोनों चीजें सेम हो, ये और ये सेम हो। एक बार ये आउटपुट आगे लगाओ फुल वेव रेक्टिफायर के, दूसरी बार लगाओ हाफ वेव रेक्टिफायर के, तो दोनों में जब ये फिल्टरिंग करेगा, यहाँ फिल्टरिंग ज्यादा होगी, यहाँ फिल्टरिंग कम होगी। मीन्स यहाँ रिपल्स कम रिमूव होंगे, यहाँ रिपल्स ज्यादा रिमूव होंगे। रिमूव का वर्ड सॉरी मैंने गलत इस्तेमाल कर लिया। रिमूव का मतलब है खत्म हो जाना। यहाँ रिपल्स कम मिनिमाइज होंगे, यहाँ रिपल्स ज्यादा मिनिमाइज होंगे। ठीक है?
अब कोई आपसे पूछे ये बताइए एसी बिहेवियर इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है? हेलो, हेलो, हाफ फेज में ना सर? रिपल्स किसमें ज्यादा है? हाफ वेव रेक्टिफायर भी, यानी कि रिपल्स यहाँ ज्यादा है क्योंकि यहाँ वेरिएशन अभी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ये देखिएगा, एक मिनट, ये देखिएगा, जैसे ये वेरिएशन है, बताइए कहाँ वेरिएशन ज्यादा है? ऊपर से हाफ वेव में। रिपल फैक्टर फाइंड करने का ये फार्मूला है, ये फार्मूला है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि ये जो आपको डीसी नजर आ रहा है इसमें एसी बिहेवियर कितना है। आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एसी बिहेवियर ज्यादा होगा, आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना एसी बिहेवियर कम होगा। अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो स्मूथ डीसी हो जाएगा, प्योर डीसी हो जाएगा। ये वीआरपीपी क्या है? ये रिपल वोल्टेज है। क्या है ये? रिपल वोल्टेज क्या होता है? ये जो चेंज इन वेरिएशन है ना, दिस इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज। बताइए रिपल वोल्टेज यहाँ ज्यादा है यहाँ ज्यादा है? रिपल वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर रिपल वोल्टेज कम है, तो ये वीआरपीपी या रिपल वोल्टेज है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ समझाया हुआ है, ये समझाया हुआ है यहाँ पर। आपके पास ये वीपी रेक्टिफाइड है, ये वीपी रेक्टिफाइड है। ये देखिएगा जो वेरिएशन है ये क्या है? वीआरपीपी है। ये वेरिएशन है ये क्या है? हेलो, वीआरपीपी है, ये रिपल वोल्टेज है। इसके बाद आप क्या करें, ये जो आपके पास फिल्टर्ड आउटपुट था इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू लें और मिनिमम वैल्यू लें, इन दोनों का एवरेज ले लें। क्या ले लें इन दोनों का? इस वोल्टेज का और इस वोल्टेज का जब आप एवरेज लेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली ये आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, क्या बताया मैंने? नहीं समझ में आया सर। अरे आप ये बताइए, आपके पास लेट्स सपोज कि दिस इज ये 6 है और ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है और ये 10 है, इन दोनों का एवरेज लेंगे क्या आएगा? ये 6 और ये 10 है, ये 6 और ये 10 है, 10 + 6 16, 2 से डिवाइड, 2 वैल्यू से ना डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 8। ये देखिएगा दरमियान में है कि नहीं दोनों के? तो वीपी रेक्टिफाइड और ये मिनिमम वोल्टेज जो है ना, इसका जब आप क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, वीडीसी मिल जाएगा। ये जो वेरिएशन है ये वीआरपीपी है। बस जब इस वोल्टेज को इस वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो आपको रिपल फैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? ये देखिएगा, ये रिपल, ये इसने वीआरपीपी का फॉर्मूला लिख दिया। एक तो ये है कि आप वीआरपीपी यूं कंप्यूट करें, ऐसा तो तब होगा जब आपके पास ऑसिलोस्कोप होगी जिसमें आप सिग्नल को ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? जिसमें आप एसी करंट को यानी कि आउटपुट को ऑब्जर्व कर सकेंगे और फिर उसकी रीडिंग लेंगे, एक्सपेरिमेंटल। अगर एक्सपेरिमेंटल होगा, क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा तो उसमें आप ये वीडीसी बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे और वीआरपीपी भी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ऐसा कुछ ना हो, ऑसिलोस्कोप हो ही नहीं, देखिए कभी ऑसिलोस्कोप कैसी होती है, किसी ने भी नहीं देखी होगी, मैं दिखा देता हूँ। ऑसिलोस्कोप पर ये चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। ऑसिलोस्कोप, ये देखिएगा बेटा, ये ऑसिलोस्कोप में 2 चैनल होते हैं, आप इनपुट और आउटपुट को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? इनपुट और आउटपुट को एक साथ देख सकते हैं। ये देखिएगा, एक चैनल, 2 चैनल, तो एक चैनल पे आप इनपुट कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे चैनल पे आप आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। सर अलाउ कर दो सर स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो ये हमारी लैब्स में रखी होती है, ये ऑसिलोस्कोप है। ये ऑसिलोस्कोप देख लिया आपने, ये आपके पास कहाँ गया, ये यहाँ पर आपको दो प्रोब मिलते हैं इसके, यानी कि वायर होती है जिनके जरिए आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये चैनल है, ये लगे हुए ना आपके पास, ये चैनल है, क्या लिखा है यहाँ देखिएगा, ये दो चैनल हैं, चैनल 1 चैनल 2। एक चैनल पे यानी कि दो लीड लगती हैं, एक लीड पे दो कनेक्शन होते हैं, एक लाइव और एक ग्राउंड, हर लीड पे दो दो कनेक्शन होते हैं। तो एक चैनल को इनपुट साइड पे कनेक्ट कर दिया जाता है, दूसरी चैनल को आउटपुट साइड पे, ताकि आप दोनों उस सर्किट का जब आपने बिहेवियर देखना होता है तो आप ये देखते हैं कि आपने इनपुट कितना दिया, बदले में आउटपुट कितना मिला। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए ये चीजें आप चेक करते हैं। ओके, हेलो, ठीक है भाई? यस सर। अच्छा, ये दो तरह की, एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप आती है, एक डीसी अपना डिजिटल ऑसिलोस्कोप आती है। जो एनालॉग आती हैं वो सस्ती होती हैं, इतनी सस्ती भी नहीं होती है, और जो डिजिटल होती है वो महंगी होती है। यहाँ लिखूँ मैं डिजिटल ऑसिलोस्कोप, उसके फंक्शन ज़्यादा होते हैं। डिजिटल ऑसिलोस्कोप ये आ गया, ये देखिएगा, ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपके सामने लिखूँ एनालॉग ऑसिलोस्कोप, ये आ गया ना एनालॉग ऑसिलोस्कोप। ये देखिएगा, जो हमारे लैब में आपको मिलेंगे ना वो ये वाले मिलेंगे, हमारे पास ये एनालॉग ऑसिलोस्कोप है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? मैं कोई एक सर्किट आपको बड़ा करके दिखा, पिक्चर बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ पर दो चैनल हैं, ये एक चैनल है, ये दूसरा चैनल है। ठीक है, अगर ये इनपुट चैनल है तो ये यहाँ एक को चैनल 1 कहा जाता है, दूसरे को चैनल 2। आपकी चॉइस है, जिससे चाहे इनपुट चैनल ले लें, जिससे चाहे आउटपुट चैनल ले लें। अभी कितना टाइम हमारे पास, रुक जाइएगा, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको ये चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ये देखिएगा, ये है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, ये आपको फ्री में अवेलेबल होगा। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन जो है वो मल्टी सिम है, वो लाइसेंस्ड होता है। अगर कोई टोरेंट वगैरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है तो कर ले, लेकिन ये यूज़ करना आसान है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा पॉपुलर ये है। यहाँ पर आपका जो एक सब्जेक्ट आएगा DLD का, आप कंप्लीट लैब इसमें परफॉर्म कर लेंगे। और दूसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पूरी लैब इसमें परफॉर्म हो जाती हैं वर्चुअली। सिमुलेटर है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सिमुलेटर से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ठीक है बेटा, ये ओपन हो गया। अच्छा, विंडोज 10 पे थोड़ा सा ये मसला करता है, क्योंकि ये विंडोज 7 के तो अपना विंडोज 7 नहीं, क्या था इससे पहले, विंडोज 7 नहीं, XP था ना, उसके दौर का ना, विंडो XP उस दौर का सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये मैंने यहाँ से AC सोर्स निकाल दिया। अपडेटेड वर्जन नहीं आया, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया ना, सॉफ्टवेयर चेंज, मल्टी सिम है, वो लाइसेंस्ड है। अच्छा। ठीक है, हाँ, अगर आप किसी NED वगैरह ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर वो हो सकता है आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड भी कर दें। तो ये आपके पास AC सोर्स था। ठीक है, हाफिव रेक्टिफायर पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। यहाँ से हमने ये डायोड ले लिया एक अदद, ये डायोड है, ये हमने डायोड ले लिया और इसको हमने कर दिया कनेक्ट। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने एक अदद ले लिया रजिस्टर। ये रजिस्टर है, देखिएगा नाम आ जाता है। अगर आप थोड़ी देर माउस को वहाँ रोकें, इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तमाम कंपोनेंट्स को इस तरह से रोटेट किया जा सकता है। इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनकी वैल्यूज़ को
चेंज किया जा सकता है। ये देखिएगा, ये सर्किट हो गया कंप्लीट। अगर इसकी वैल्यू को मैंने चेंज करना है, मैं सिलेक्ट करूंगा, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा। इसके बाद मैं इसका वोल्टेज चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, 120 वोल्टेज के बजाय 12 वोल्ट कर दिया। ओके, ये 1 किलो ओम है, हमारी मर्जी, हमने इसको 1 किलो ओम के बजाय 10 किलो ओम कर दिया। जितना आपको फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर में मिलेगी, इतना आपको हार्डवेयर लैब में मिलेगी। ये सर्किट बन गया आपके पास बेटा। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए क्या, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए आप ये सारे काम जो मैं बता रहा था। ये देखिएगा, ये मल्टीमीटर है, ये फंक्शन जनरेटर है, ये रहा ऑसिलोस्कोप, ये है वो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, इसको ज़रा ओपन कर लें तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या है। ये देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, ये चैनल ए है, ये चैनल बी है, और ये कनेक्शन है, ये चैनल ए का कनेक्शन है, ये चैनल बी का कनेक्शन है, और ये ग्राउंड का कनेक्शन है। एनी हाउ ग्राउंड देना होता है, तो फिर ग्राउंड इस सर्किट को भी देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये चैनल ए को हमने इनपुट से कनेक्ट कर दिया। इससे कनेक्ट कर दिया, जैसे बबल बने आपने छोड़ देना है, इसका मतलब इनपुट हो गया। तो और इसको हमने वायर प्रॉपर्टीज में जाके वायर का कलर चेंज कर दिया ताकि आपको नजर आए जो रेड कलर की वेव होगी वो इनपुट वेव होगी। ठीक है, यहाँ से हमने ये सेकंड ये किसका आउटपुट है, इसको मैंने आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया। ओके, इसका मैंने कलर, वरना ब्लैक वेव नजर आएगी, इसका मैंने ब्लू कर दिया। अब आउटपुट आपको ब्लू कलर की नजर आएगी। चूंकि इसको ग्राउंड एनी हाउ चाहिए होता है, और मुझे इस सर्किट को तो मैं एक ही ग्राउंड दे देता हूँ यहाँ से, इंस्ट्रूमेंट हम इंस्ट्रूमेंट इजीली क्या कर सके, यूज कर सके। ये देखिएगा, ओके, यहाँ से कनेक्शन लिया और इस कनेक्शन को कनेक्ट कर दिया। कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन हो गया, सर्किट कंप्लीट। क्या हो गया बेटा, सर्किट कंप्लीट। अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। इसमें देखिएगा 2 चैनल हैं। आप ये बताइए, जब आपको कुछ बहुत छोटी होती है तो क्या करते हैं, आप उसको जूम इन करके देखते हैं कि नहीं देखते? हेलो, यस सर। अगर कोई चीज बहुत छोटी है जूम इन करके देखेंगे, और अगर बहुत बड़ी है उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे ताकि वो रेंज में आ जाए, हम देख तो सकें। तो यहाँ पर 2 तरह से आप क्या करते हैं, स्केलिंग यानी कि जूम इन कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो आपने टाइम पीरियड वगैरह देखना है, तो आप टाइम वाइज जूम इन जूम आउट करेंगे। एक है वोल्टेज वाइज जूम इन जूम आउट करेंगे, दूसरा टाइम वाइज। कैसे, दिखा देता हूँ। ये हमने सर्किट को रन किया, स्टॉप कर दिया। अब देखिएगा, इस वक्त कितनी फ्रीक्वेंसी है, 60 हर्ट्ज है। अगर मैं ये टाइम डिवीजन है, मैं टाइम पीरियड क्या कर दूंगा बेटा, यहाँ पर टाइम डिवीजन क्या कर दूंगा, छोटी करूंगा। तो जब ये टाइम पीरियड से छोटी हो जाएगी, टाइम पीरियड के नजदीक हो जाएगी, आपको वेव प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाएगी। जब भी टाइम पीरियड से बहुत बड़ी होगी तो आपको वेव बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी। जैसे ही देखिएगा, आपके पास 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज में बताइएगा टाइम पीरियड कितना बनेगा, कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 60। कितना आंसर आता है बेटा, 1 डिवाइड बाय 6 कर लें, 60 को छोड़ें, उसके बाद 1 0 बढ़ा दीजिएगा, 0.6। ये ये आपके पास क्या 6 है ना, 1 डिवाइड बाय 6, पॉइंट लगाया तो 1 आ गया सर, 0.016। 40 आ गया, 0.16 आ रहा है। आप 0 लगा देंगे, 0.016 कितना आता है, 0.016 सेकंड। अब ये देखिएगा, यहाँ कितना है, 0.5। अगर मैं ऊपर क्लिक करूंगा ये स्केल और बढ़ जाएगा, यानी कि ये डिवीजन है, ये है एक्स, ये डिवीजन का बॉक्स है। ये बताता है कि 1 बॉक्स कितने इक्वल है। एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स 1 सेकंड के इक्वल है। हमने छोटा कर दिया, 1 बॉक्स 0.5 सेकंड के इक्वल हो गया, 1 बॉक्स 0.2 सेकंड के इक्वल हो गया,
1 बॉक्स 0.1 सेकंड के इक्वल हो गया, 1 बॉक्स 0.05 सेकंड के इक्वल हो गया। नजर आना शुरू हो गई ना वेव? हेलो, यस सर। यस 1 सर। बॉक्स 0.02 सेकंड के इक्वल हो गया, 1 बॉक्स 0.01 सेकंड के इक्वल हो गया, 1 बॉक्स 0 यानी कि 500 मिली सेकंड के इक्वल हो गया। ये देखिएगा, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? एज पर रिक्वायरमेंट आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। वेव नजर आना शुरू हो गई? अब सर, बताइए, जस्ट रेड कलर की वेव क्या थी? ये इनपुट वेव थी। दोनों वेव एक ही स्केल पर है, एक ही लेवल पर है। अगर आप इनका लेवल ऊपर नीचे करना चाहें तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने वापस इसको, ये पोजीशन है, वाई पोजीशन दोनों की सेम है। वाई पोजीशन दोनों की क्या है? इसकी भी 0 0 है और इसकी भी 0 0 है। इसके बाद वाई एक्सिस पे भी जूम इन जूम आउट हो सकता है। ये देखिएगा, ये इनपुट चैनल है। इस वक्त 1 बॉक्स कितने डिवीजन का है? ओके, वन बॉक्स जो है 1 डिवीजन 5 वोल्ट की है। तो आप हैरान होंगे, कहेंगे सर आपने वहां कितना 12 वोल्ट रखा था। ये देखिएगा, 5 5 10 और 5 15, ये तो 15 से भी ज्यादा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 15 से ज्यादा हो गया ना? जी सर। हमने तो 12 वोल्ट दिया था, ये क्या हो गया? अबव द 15। अब 15 चला गया। ऐसा क्यों हुआ? भी आपको बताता हूं मैं। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा जो है स्टार्ट, लो रेजिस्टेंस की वजह से। नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट। ये आ गया, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करना था मैंने। याद है मैंने आपको पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू बताया था कि नहीं बताया था? हेलो, लास्ट क्लास में वी आरएमएस एंड वी पीक फॉर्मूला भी था, वी पीक इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय वी आरएमएस। था कि नहीं था? था ना? जी सर। यहाँ जो वोल्टेज ऑसिलोस्कोप में जो वोल्टेज आप सेट करते हैं, इसमें जो वोल्टेज आप सेट करते हैं, ये वी आरएमएस होते हैं। क्या होता है ये वी आरएमएस होता है। आपको अगर ये देखें कि जब आप इसका पीक बनाएंगे कितना बनेगा, तो आप कहेंगे √2 किसके इक्वल होता है? पहले हम √2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट का फंक्शन है यहाँ पर, या हमें वैल्यू आती है, हम वो यूज करें। अच्छा, 10 पावर x, चलें 1.414 है, इतना तो हमें पता है ना। हमने कहा 1.4142 4 डिजिट काफी, मल्टीप्लाइड बाय 12। हमने 12 वोल्ट दिया ना, कितना आ रहा है देखिएगा, 16.97 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आया है? 16.97, अप्रोक्सीमेटली 17। हेलो, जी सर। तो अब गौर से देखिएगा, इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। आपने तो यहाँ 12 दिया था, इनपुट वोल्टेज पीक कितनी दिखा रहा है? अप्रोक्सीमेटली 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। हाँ, तो आपने आरएमएस वोल्टेज दिया था। अगर मैं इसके स्केल को देखिएगा, बड़ा करूंगा तो वैल्यू कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? अब जो भी वोल्टेज होगा, मुझे तो स्क्रीन पे देखना है ना। अगर वो स्क्रीन से आउट हो जाए तो मैं क्या करूंगा? स्केल को बड़ा करूंगा ताकि कंप्रेस हो जाए। और अगर बहुत छोटी वैल्यू हो तो मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं स्केल को छोटा करूंगा ताकि जूम इन हो जाए और मैं उसे क्लियरली देख सकूं। ठीक है भी, सेम आप यहां पर आउटपुट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त आपके पास 10 वोल्ट पर डिवीजन है। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट पर डिवीजन है। तो ये बताइए, यहां पर आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? पूरा 12 वोल्ट मिलना चाहिए, 12 वोल्ट से थोड़ा सा कम मिलना चाहिए? हाँ,
कितना मिलना चाहिए? 11.3 वोल्टेज मिलना चाहिए ना आउटपुट पे। यस सर। तो ये देखिएगा क्या ब्लू वाले का थोड़ा सा नीचे नहीं है? दोनों का लेवल बराबर है, दोनों जीरो पोजीशन पर है। देखिएगा ब्लू वाली वेव थोड़ी सी नीचे है कि नहीं है ना? यस सर, थोड़ी सी। हाँ, तो इसीलिए कि 0.7 वोल्टेज यहां ड्रॉप हो रहा है। ये ले, आप चला दें, आप स्टॉप कर लें, यहां से आप बैकवर्ड जाकर देख सकते हैं। और ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है? T1, T2, T3। ये जरा ये अभी इनको फिलहाल रहने थे। VAB अच्छा ये देखना पड़ेगा। VA1 ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अभी तक मैंने ये बताइए बीच में फिल्टर लगाया है? हेलो नो सर। चलें फिल्टर लगा देते हैं। ये हम आ गए, हमने एक अदद पकड़ लिया कैपेसिटर। कहाँ गया? पोलर कैपेसिटर, ये ले लेते हैं। इधर लाए, इसको हमने रोटेट करके कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब देखिएगा, रन करें, नजर आ रहा है? सर ये हाफ वेव चल रहा है ना अभी? हाफ वेव चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। किसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ? कैपेसिटर की वैल्यू 1 फेरेड है, मैं इसको 2 माइक्रो फेरेड कर देता हूँ। अब बताइएगा रिपल कम होगा ज्यादा होगा? रिपल क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? बढ़ेगा सर। जी कोई और? रिपल वोल्टेज बढ़ेगा कम होगा? क्या हुआ है? कम होगा। कम होगा शायद। और बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। जी कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, ये आपने देख लिया। अच्छा, इसका असर आर पर भी आता है। अगर आप आर बढ़ा देंगे इससे भी फर्क पड़ता है। 10 किलो में मैंने 20 किलो ओम कर दिया, आपकी बात देखिएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो मैंने सिर्फ आप लोगों को पढ़ाया नहीं, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। ये प्रैक्टिकल है। क्या है ये? यस सर, प्रैक्टिकल। हो गया प्रैक्टिकल आप लोगों का वर्चुअली? आप लोग खुद भी देख सकते हैं घर पे। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट रखा हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ आपके इत्तला के लिए, इसको 24 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? ये तो अब मुझे डिवीजन बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम दोनों को देख सकें। ये डिवीजन बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम दोनों को देख सकें। ठीक है, मैं इसे जस्ट 2 वोल्ट कर देता हूँ। कितना? 2 वोल्ट। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, जूम इन करेंगे। वैल्यू बहुत छोटी है ना, तो मैं स्केल को क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं स्केल को कम कर देता हूँ। 1 वोल्ट पर डिवीजन पे ले आते हैं इसको भी। अब ठीक है भाई, ये मैं टाइम वाइज स्केल को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। अब बताइए कोई प्रॉब्लम?
तो अच्छा, इसको सेव करना चाहें सेव हो जाएगा। हाँ बोले। स्क्रीन बहुत छोटी शो हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। बेटा अब ये इतना, ये जो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन मैक्सिमम इतनी बड़ी हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी चीजें मैं कर सकता हूँ। 1 मिनट में देखता हूँ, शायद यहाँ जूम इन का ऑप्शन हो। ये रहा, सर्किट बड़ा हो रहा है, देखिएगा क्या हो रहा है। सर्किट तो बड़ा हो रहा है लेकिन ऑसिलोस्कोप बड़ी नहीं हो रही। इसका मैक्सिमम साइज यही है। मैं देखता हूँ, हो सकता है इसे बड़ा भी मिल जाए मुझे कुछ ऑप्शन। यहाँ पर कोई ऑप्शन है, ये क्या है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, कोई ऑप्शन आता है नहीं। आमतौर पे 2 एक्सपेंड का ऑप्शन था ना, इस वक्त ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। मैक्सिमम इतनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, सही तो है। ये मैंने आपको सर्किट दिखा दिया। ठीक है, आप इसे इसी फॉर्म में कनेक्ट करके घर पे देख सकते हैं। ओके ओके सर। ये लें और जूम, ये मैंने जूम इन करके और क्या कर दिया। ये देखो, एरो की से इनको आप मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये देखिएगा, जो कंपोनेंट सिलेक्ट हो जाता है ना उसको आप मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन। तो ये आपने फिल्टर देख लिया। वापस अपनी बुक पर आते हैं। ये ऑसिलोस्कोप थी, ये अपने हार्डवेयर में इस तरह से होती है। ये पुराना वर्जन है बिल्कुल, ये पुरानी भी हमारे पास पड़ी हुई है एक तरफ में, कंप्यूटर में लैब में रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके जरिए, यहाँ 2 चैनल हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, सॉफ्टवेयर में भी आपने देखा 2 ही चैनल है। ठीक है, 2 चैनल होने का मतलब समझ में आ गया। 2 चैनल इसलिए रखे जाते हैं ताकि एट अ टाइम आप किसी भी सर्किट का बिहेवियर चेक कर सकें। बिहेवियर चेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 चीजें ऑब्जर्व करना होती हैं। इनपुट, क्या इनपुट दिया, सर्किट ने क्या आउटपुट लिया। यानी कि सर्किट ने क्या इनपुट, हमने सर्किट को क्या इनपुट दिया और सर्किट ने क्या आउटपुट हमें रिटर्न किया। दोनों को जब हम कंपैरेटिवली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सर्किट का बिहेवियर पता चलता है। ठीक है बेटा, तो ये हम आ गए अपने बुक पर। ये फॉर्मूला देख लिया आपने। जब आप यहां परफॉर्म करते हैं, यहां पर आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। जो भी वर्क होता है क्या होता है, यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और वोल्टेज चेक करती हैं, कैसे चेक करेंगे। अगर आपने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज चेक करना हो, आप देखेंगे कि कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, और ये 2 बॉक्स को फिर आप क्या करेंगे, फर्दर अपनी तरफ से आप इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा। यानी कि ये 0.5 और यानी कि 5 डिवीजन लगा लें। अगर मैं मार्कर से लगा दूं आपको समझाने के लिए, ये देखिएगा, ये 1, ये यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा लिखना मुझे। क्या नहीं कर रहा, अलाउ नहीं कर रहा मार्किंग इस पर। तो आपको पता चलेगा कि लेट सपोज कि आपके पास हो जाएगा 0.8 के इक्वल आ जाएगा। तो अब क्या बन गया, 1 2 2.8 रीडिंग हो गई। 2.8 रीडिंग को ये जो आपने डिवीजन की वैल्यू रखी हुई ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये वैल्यू 1 है तो वोल्टेज 2.8 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.8 आ जाएगा। हम चेक करके देखते हैं, 2 है, इसको 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 2 है। इसको हमने क्लियर किया, हमने कहा 1.4142 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, इक्वल किया, देखिएगा 2.8 सही है। हेलो, तो अंदाजन उतने दिख रहा है ना, इनपुट 2.8 तक ही दिख रहा है। सर इनपुट में तो हमने 2 वोल्ट लिया था लेकिन ये 3 के करीब पहुंच गया। तो बेटा मैंने क्या बताया, ये आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू होती है। आपको मैं बता चुका हूँ, ये बुक पे क्लिक करके बता देता हूँ दोबारा से। आपको पता था कि वी पीक, ये लिख देता हूँ, वी पीक इज इक्वल टू क्या होता है,
√2 मल्टीप्लाइड बाई VRMS, ये रूट मीन स्क्वायर, ये एवरेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आप देते हैं ना, ये एवरेज वैल्यू लिखी होती है। कौन सी लिखी होती है? एवरेज वैल्यू। आपको पता है कि यहाँ तो वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप एवरेज बताएंगे, VRMS की वैल्यू बताएंगे। यहाँ पर जब आप इसको फॉर्मूले के थ्रू पीक वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू 2.8 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 2.8 तक जाएगी इस फॉर्मूले के मुताबिक। जब यहाँ 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 आंसर आएगा। तो ये देख लिया बेटा, VP रेक्टिफाइड, फ्रीक्वेंसी RL और C की वैल्यू, इनको आप मल्टीप्लाई करें और 1 अपॉन कर लें तो आपको रिपल वोल्टेज मिल जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी RL और C इनको मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 अपॉन कर लें, देन इस आंसर को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, VP रेक्टिफाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको VDC मिल जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो आप बड़े आराम से क्या कर लेंगे? रिपल फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, इस बुक की बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है वो क्या है कि जैसे ही कोई टॉपिक समझाता है फौरन उसके ऊपर क्या देता है आपको? एक अलग एग्जाम्पल आपको रिटर्न देता है ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लें। क्या लिखा हुआ है? आमतौर पे ये आई थिंक ये न्यूमेरिकल में पेपर में देता रहा हूँ जब फिजिकल क्लासे होते थे ना एग्जाम्स। डिटरमाइन द रिपल फैक्टर फॉर द फिल्टर्ड ब्रिज रेक्टिफायर विथ अ लोड एज इंडिकेटेड। यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर है। अच्छा गौर से देखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते थे, यहाँ पर VRMS वैल्यू है, वो इसको VP वैल्यू लेकर आगे पूरी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते थे। तो ये VRMS है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको VP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आपने VP में कन्वर्ट किया तो ये देखिएगा VRMS को 1.414 से मल्टीप्लाई किया तो 120 वोल्टेज 170 वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद 10:1 रेशियो है, तो जाहिर है कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज मिलेगा वो 17 वोल्टेज मिलेगा। 17 में से आप 1.4 वोल्ट दो डायोड से आप क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो ये आपने 1.4 वोल्टेज कम कर दिया, 15.6 वोल्टेज आपको रेक्टिफाइड वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा? बट आगे आपने चूंकि फिल्टर भी लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है? फिल्टर लगाया हुआ है, तो अब आपने रिपल वोल्टेज फाइंड करना है। ये VP रेक्टिफाइड वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे, आपको रिपल वोल्टेज मिल गया। इसी तरह VDC फाइंड करेंगे, 15.3 मिल गया। जब आपने रिपल फैक्टर फाइंड किया तो कितना आया? 0.039। क्या आया? 0.039। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ही कम रिपल वेरिएशन है, बहुत ही कम वेरिएशन है। इस तरह यहाँ मैंने दिखाया ना कि वेरिएशन कम की जा सकती है। की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? की जा सकती है ना। ये लिए 20 किलो ओम है, मैं इसको अगर 40 किलो ओम कर दूं तो आपको नजर आएगा कि ये और कम हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा कम हो गई ना। तो इसी तरह ये आपने देखा कि जब रिपल फैक्टर की वैल्यू बहुत कम आएगी तो आपको पता चलेगा कि जनाब इसमें कितना परसेंट है? 3.9% रिपल है इसमें, यानी कि बहुत कम AC बिहेवियर है। क्या है बेटा? हेलो, बहुत कम AC बिहेवियर। अच्छा आप लोग एक बात का ख्याल रखिए, जब मैं आपको पेपर में एग्जाम में दूंगा, मैं ये एग्जाम्पल कभी नहीं दूंगा। अगर मैं दूंगा तो इस एग्जाम्पल के बजाय इसका जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये दूंगा। ऐसे ही सॉल्व होगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। फर्क क्या होगा कि आप लोग रट्टा नहीं लगा पाएंगे। क्या नहीं लगा पाएंगे? रट्टा। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कैपेसिटेंस गिवन थी, इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है। यहाँ इसने क्या किया, यहाँ 1000 माइक्रोफेरेड था, इसने यहाँ पर क्या कर दिया? 2200 माइक्रोफेरेड कर दिया। एक ही चीज चेंज की है, बाकी सारा तो वही है। क्या की है? एक ही चीज चेंज की है। इसका मतलब है यहाँ तक तो ये न्यूमेरिकल सेम है, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। ऐसे एक नहीं है? सही है। किसी ने ज्वाइन किया? मैं जरा ज्वाइन करवा रहा हूँ। आई थिंक ओके, कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक और, अब आगे एक और इम्पोर्टेंट, जिस तरह मैंने आपको जब रेक्टिफायर पढ़ाया था तो उसमें स्पेशली पता है आपको, मैंने पीक इनवर्स वोल्टेज पे खास तौर पे फोकस किया था कि नहीं किया था? किया था ना। ये बताने के लिए कि पीक इनवर्स वोल्टेज वो फैक्टर है
जो ये बताता है कि सर्किट कितनी देर तक ठीक से परफॉर्म करेगा, कितने टाइम चल पाएगा। अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो सर्किट लॉन्ग लास्टिंग होगा, और अगर ज़्यादा होगी तो फिर लाइफ उसकी जल्दी खत्म हो सकती है, जल्दी खत्म। इसी तरह जब आपने फिल्टर किया ना, तो एक प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। यहां तक उसने बता दिया कि सब अच्छा है, ये बताया ना। हेलो, क्या बताया यहां तक सर्किट में कि एवरीथिंग इज फाइन। आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा के दिखा दिया, लेकिन अभी क्या बता रहा आगे कि एक बड़ा प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कैपेसिटर लगाने की वजह से। कोई बता सकता है वो सीरियस प्रॉब्लम क्या है? नजर आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को? अगर मैं आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, इसके अंदर इसका आंसर मौजूद है, देखिएगा इधर। ये एक अदद रेजिस्टर लगाया है। अगर मैंने कहा था कि इससे पहले मैं बता चुका हूं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा। इस पर आएगा कि नहीं आएगा? ये लिमिटिंग रेजिस्टर है, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, बता दो। अब गौर से मैं सर्किट का पाथ बनाऊंगा, आप देखिएगा। करंट यहां से इन होगा, यहां से चलेगा, यहां से यूं आया, या आपके करंट के बाद दो पाथ हैं। करंट हमेशा पानी की तरफ फ्लो करता है, ऑलवेज इजी पाथ फॉलो करता है स्टार्टिंग, ठीक है। आपको पता है जब कैपेसिटर चार्ज ना हो, उसके क्रॉस वैल्यू वोल्टेज क्या होता है? जीरो। रेजिस्टेंस क्या होती है? नहीं होती बिल्कुल भी, यानी कि बहुत ही। तो यहां से वो तेजी से पास होगा, और यहां से होता हुआ, सॉरी, हाँ, यहां से होता हुआ ये आ जाएगा। अब बताइए, इसके रास्ते में कोई रेजिस्टर आया? इसके रास्ते में कोई रेजिस्टर आया? नो नहीं आया सर। सर। तो मैंने क्या बताया था कि जो वोल्टेज है, यहाँ जितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, ये सोर्स वोल्टेज है। इसने यहाँ ड्रॉप होना है। ड्रॉप होने के लिए दो डायोड हैं, 1.4 वोल्टेज ड्रॉप कर लेंगे। ये कैपेसिटर है जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, शुरू में कोई चार्ज नहीं है ना इसमें। तो एक लम्हे के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है सारा का सारा वोल्टेज आके सेकेंडरी कॉइल में ड्रॉप होगा। जब सेकेंडरी कॉइल में ड्रॉप होगा तो ये हीट अप हो जाएगा। हीट अप होने की वजह से आपको इंटर क्लास में बताया गया होगा, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के ऊपर एक वायरिंग कोटिंग होती है, इनेमल कोटिंग जिसे कहते हैं। वो कोटिंग मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो कोटिंग मेल्ट हो जाएगी, और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर आपका फौरन डैमेज हो जाएगा। तो ये सर्किट आपका 1 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा। 1 मिनट मैंने बहुत ज्यादा, आधे मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? खराब। क्या हो जाएगा आधे मिनट के अंदर अंदर? आप खराब हो जाएगा जब आप प्रैक्टिकली चलाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? रास्ते में क्या आना चाहिए? एक अदद रेजिस्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स सर। तो वो कहाँ डालूं मैं? वो रेजिस्टर में यहां पर डाल सकता हूं, लेकिन इसकी वैल्यू रेजिस्टर की बहुत हाई नहीं रखनी। क्यों? आपका आउटपुट तो यहां चाहिए। कहां चाहिए? अगर मैं इसकी वैल्यू ज्यादा रखूंगा, यहां पर वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, आपको आउटपुट कम मिलेगा। ये हम सिर्फ एक मकसद के लिए लगा रहे हैं कि ये शॉर्ट ना हो। क्या ना हो? ये ओवरलोड ना हो। ये शॉर्ट ना हो, ठीक है, ताकि यहाँ लोडिंग इफेक्ट ना आए। तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अगर ये 220 किलो ओम का है तो ये जस्ट 220 ओम होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सरसाइज में इसने ये सर्किट दिया भी है। सर काइंडली वाइंड अप कर दे, वरना नमाज के लिए भी जाना है। सर जुम्मा है सर आज। चलिए ठीक है, 2 बजे होता है यस जो सर। हमारे पास। नहीं सर सर, ठीक है। यहाँ 1:15 पर है। अच्छा ठीक है, साइड में जा रहा हूँ डायरेक्ट। हाँ, या 1 मिनट, 1 मिनट, ये देखिएगा बेटा, पावर सप्लाई आ गया, अभी आ जाता है, और मैं क्लास फाइंड अप कर देता हूँ।
ये देखिएगा, लगा हुआ है। हेलो, इसे कहा जाता है आर सर्च। क्या कहा जाता है इसको? आर सर्च। आर सर्च रजिस्टर। ये लाजमी लगाया जाता है एहतियातन, ताकि आपका सर्किट खराब ना हो। ये नहीं लगाएंगे सर्किट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे चल नहीं पाएगा, बार बार फ्यूज उड़ेगा। ये लाजमी होना चाहिए, लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, ये देखिएगा, आर सर्च लगा हुआ है। यस सर। चलिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।